नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, हम बात करेंगे आपके मनोविज्ञान परिचय क्लास नंबर पहली रहेगी आपके साइकोलॉजी की। क्वेश्चंस बाई जायसवाल सर क्लास शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मनोविज्ञान साइकोलॉजी का पार्ट भी पेडागोजी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, पहली क्लास है, पहली क्लास सभी लोग अटेंड कीजिए और अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा। बाकी सभी क्लासेज आपके यहाँ पे आई बटन पे आपके प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ऑलरेडी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए, देर न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि मनोविज्ञान की जननी है। तो मनोविज्ञान की जो जननी होती है वह कौन सा कहलाती है? तो मनोविज्ञान की जननी जो होती है वह सभी लोग जानते हैं दर्शन शास्त्र कहलाता है। फिलोसफी की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, आधुनिक मनोविज्ञान मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक कौन हैं? तो आधुनिक मनोविज्ञान जो मानक साइकोलॉजी है, जो जनक कहलाते हैं, वह आपके कौन से कहलाते हैं? विलियम जेम्स कहलाते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, क्या पूछा जा रहा है? तीसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है, किसने माना है? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान आपके किसने माना है? अरिस्टोटल की बात करे थे। तो यहाँ पे आपका आत्मा का विज्ञान मानने वाले अरिस्टोटल की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है कि शिक्षा की त्रिमुखी अवधारणा दी है, किसने दी है? तो शिक्षा की जो त्रिमुखी अवधारणा है किसने दी है? सभी लोग बताइए। जॉन डीवी ने दी है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, ये पूछा जा रहा है, आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न है कि द आउट ऑफ लाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? वाटसन की है, वुंट की है, मैकडूगल की है, पिल्सबरी की है। द आउट ऑफ लाइन ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है ये किसकी कहलाती है? सभी लोग जानते हैं ये पुस्तक जो है आपके मैकडूगल की पुस्तक है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी का केंद्र क्या है? तो सभी लोग जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र, एजुकेशन साइकोलॉजी का जो केंद्र होता है वह कौन सा होता है? बालक होता है। तो यहाँ पे आपको लोगों का जो है सेकंड ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म इन साइकोलॉजी काम जो प्रतिपादन किसने किया? तो मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का जो है प्रतिपादन किसने किया? सभी लोग जानते हैं। आप लोग, हम किसकी बात करेंगे? वाटसन मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं, वाटसन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी किसने कहा है? जीन पियाजे जी ने, टालमैन ने, क्रो ने या स्किनर ने कहा है? तो 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी किसने कहा है? सभी लोग जानते हैं क्रो ने कहा है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? विश्व में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कब हुआ? तो सभी लोग जानते हैं विश्व में जो है प्रथम मनोविज्ञान जो प्रयोगशाला का निर्माण हुआ था वह कब हुआ था? 1879 में हुआ था। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? देखेंगे, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्सिंग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित 1879 में किया। 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। प्रश्न आ गया कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी कब प्रकाशित की गई? विलियम जेम्स के द्वारा 1890 में की गई थी। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार साइकोलॉजी बिहेवियर का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है, वाटसन का है, स्किनर का है, जेम्स का है? तो मनोविज्ञान व्यवहार जो है साइकोलॉजी बिहेवियर का जो शुद्ध विज्ञान कहलाता है, ये कथन किसका कहलाता है? ये कथन आपके वुडवर्थ का कहलाता है। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को मन रहित विज्ञान किसने माना है? अरस्तु ने, जेम्स ने, वाटसन ने या वुंट ने माना है? तो मनोविज्ञान को जो मन रहित विज्ञान मानने वाले हैं और कोई नहीं, आपके सभी लोग जानते हैं किस कौन से? वाटसन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में मन और चेतना दोनों शब्दों को निरर्थक किसने बताया है? अरस्तु ने, जेम्स ने, वाटसन ने या वुंट ने बताया है? तो मनोविज्ञान में मन, चेतना और दोनों शब्दों का जो निरर्थक बताया है जिसने, वह आपके और कोई नहीं, आपके वाटसन महोदय जी हैं। वाटसन मनोवैज्ञानिक है। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है सी टेट एग्जाम को फतेह करना, टीटी एग्जाम को फतेह करना, 101% क्रैक करना,
जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। मनोविज्ञान में चेतना शब्द को बुरा स्वप्न किसने कहा है? अरस्तू ने कहा है, मैकडूगल, वाटसन, वुंट ने। किसी भी प्रश्न पर डाउट है आपका, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सरोपर ही है, शुरमान है। तो मनोविज्ञान में चेतना शब्द को बुरा स्वप्न किसने कहा है? आप सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मैकडूगल की बात करेंगे, सेकंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि साइके का अर्थ क्या होता है? तो साइके का जो अर्थ होता है वह हमारा क्या होता है, सभी लोग जानते हैं क्या होता है, आत्मा। ठीक है, साइके का अर्थ क्या होता है, आत्मा। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वह हमारा ऑलरेडी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मन का सबसे बड़ा जो भाग है, चेतन मन होता है, अचेतन मन होता है, अर्धचेतन मन होता है, या ये सभी होते हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। तो मन का जो सबसे बड़ा भाग हमारा कहलाता है वह कौन सा भाग कहलाता है? वह हमारा अचेतन मन कहलाता है। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है वह ऑलरेडी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला जो टॉपिक रहेगा संयोजन से संबंधित, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले सभी लोग जानते हैं मनोविज्ञान का परिचय कर रहे थे, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं। 15 प्रश्न हमने किया। अब आपकी जो अगले जो चैप्टर है, प्रत्येक चैप्टर वाइज यहाँ पे क्लासेस चल रही है, तो समायोजन से संबंधित अब क्वेश्चंस करेंगे बाई जायसवाल सर। चलिए शुरुआत करते हैं। संयोजन के पहला प्रश्न है, संयोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है क्योंकि इससे संवेगात्मक द्वंद्व और तनाव दूर हो जाते हैं। ये कथन जो है आपके कुप्पूस्वामी जी का है, स्किनर का है, गेट्स का है, या बोरिंग या लैंगफील्ड एवं बेल्ड आपके बेल्ड की बात करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि संयोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है। जब हम किसी पर संयोजन करते हैं या संयोजित सारी चीज़ें होती हैं, उस पर अगर प्रसन्नता हो रही है, मतलब कहीं न कहीं इससे संवेगात्मक द्वंद्व और तनाव दूर हो जाता है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आपके जिस मनोवैज्ञानिक का कथन है, सभी लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को क्या होने वाला है? कुप्पूस्वामी की बात करते हैं, स्किनर की बात करते हैं, गेट्स की बात करते हैं, आपके बोरिंग और लैंगफील्ड व बेल्ड मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आउट ऑफ 150 में से देखा जाए मनोविज्ञान साइकोलॉजी के, आपके सभी लोग जानते हैं कि देखा जाए तो 30 प्लस से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, 25 से 30 प्रश्न आपके मनोविज्ञान साइकोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। ये कथन जो होता है कुप्पूस्वामी जी का कथन होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ये देख लेते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न पूछा गया है कि संयोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी जो है अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों को संतुलित करता है। यह जो कथन है, यह कथन आपके किसका हो जाता है? तो सभी लोग आप लोग जानते हैं यह कथन आपके बोरिंग, लैंगफील्ड व बेल्ड का कथन हो जाता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिया है कि फ्राइड के अनुसार मानव मन की तीनों अवस्था चेतना, अवचेतन, अर्धचेतन में कौन सी अवस्था अधिक महत्वपूर्ण है जो व्यक्ति के व्यवहार व संयोजन की कुंजी कहलाती है? तो वह आपका चेतन मन है, अचेतन मन है, अर्धचेतन मन है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, वह हमारा अचेतन मन कहला जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से जो कुसंयोजित बालक किस प्रकार के बालक कहलाते हैं? ऐसे बालक जो कुसंयोजित बालक होते हैं वह साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन वह बालक खो देता है, वो कहलाते हैं कुसंयोजित बालक। यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा ऑलरेडी सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि व्यक्ति जो है अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है, उद्देश्यों में परिवर्तन करके, विश्लेषण एवं निर्णय द्वारा होता है, बाधाओं के समाधान द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि व्यक्ति अपना जो है संतुलन स्थापित करने में जो समर्थ होता है वह कौन सा होता है? सभी लोग जानते हैं, विश्लेषण एवं निर्णय द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा ऑलरेडी सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर आपका डाउट है, आप लोग बेफिक्र कमेंट्स कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सरोपर है, सम्मान है। जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों, जब बालक अपनी असफलताओं के दोष को किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करके
अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है तो वह विधि कहलाती है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न मॉडरेट के हिसाब से देखे जाएँ तो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब बालक अपनी ही असफलताओं के दोष को किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है, वह विधि कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं जब आप सफलता नहीं हो पाती तो दोष किस पर दें? हम पर दें, शिक्षक पर दें, किसी और पर दे दें कि ये हमारा हो गया था। हम अपने पर नहीं देते हैं कि हमने पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाई, हमने तैयारी अच्छे से नहीं कर पाई है। तो ये जो विधि कहलाती है, ये विधि हमारी कहलाती है स्थानापन्न समायोजन, यानी स्थान को बदल देना, स्थान को चेंज कर देना, तो स्थानापन्न समायोजन कहला जाता है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि समायोजन की जो प्रक्रिया है वह हमारी गतिशील होती है, स्थिर होती है, स्थानापन्न होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। जो समायोजन की प्रक्रिया कहलाती है वह कहलाती है गतिशील होती है। जी हाँ साथियों, समायोजन की जो प्रक्रिया होती है किस प्रकार होती है? गतिशील रूप में होती है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परीक्षा में असफल होने वाला विद्यार्थी बालक बालिका शिक्षक के पक्षपात की शिकायत कर सकता है, यह जिस बात का उदाहरण है। तो आप लोग अक्सर देखे होंगे, क्योंकि आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, तो परीक्षा में जो असफल होने वाले विद्यार्थी होते हैं, बालक बालिका होते हैं, वह शिक्षक के पक्षपात की शिकायत भी कर सकता है कि इस बालक को पक्षपात कर रहे थे शिक्षक, ये मैडम, ये टीचर। तो जिस बात का यह उदाहरण कहलाता है वह कौन सा बात है? वह कहलाता है प्रक्षेपण। आपके प्रश्न पर ही उत्तर दिया गया है। पक्षपात मतलब प्रक्षेपण का एग्जाम्पल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। अगर आपको किसी भी प्रश्न पर डाउट है, आप लोग बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। बालकों में भय की भावना दूर करने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा होता है? तो बालकों में जो है भय को की जो भावना होती है उसको दूर करना है। इसके लिए जो सर्वोत्तम उपाय माना जाता है उसमें आत्मविश्वास पैदा करना। जी हाँ, बालकों में भय की भावना को अगर दूर करना है तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ पर हमें आत्मविश्वास हो जाता है कि हम यहाँ पे 150 में से 125 प्लस का स्कोर अवश्य क्रैक करेंगे, एग्जाम को अवश्य फतेह करेंगे, तो जब आपकी भावना जो है सर्वोत्तम हो जाएगी, यह भय दूर हो जाएगा, यह भय जो है क्या है, दूर होके आपका दृढ़ निश्चय जो है मजबूत हो जाएगा, तो उससे आत्मविश्वास आपको पैदा होती है। तो आपके अंदर आत्मविश्वास लाना है, आपके अंदर भय को दूर करके ये करना है कि इतना स्कोर हमें क्रैक करना ही है, इतना स्कोर हमें लाना ही लाना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। किसके अंतर्गत व्यक्ति वास्तविक प्रेरक को छिपाकर अन्य प्रेरकों को दोषी ठहरा देता है? क्या वह आपका युक्तिकरण है, शोधन है, पृथक्करण है, या आपका दमन हो जाता है? तो किसके अंतर्गत व्यक्ति वास्तविक प्रेरक को छिपाकर अन्य प्रेरकों को दोषी ठहरा देता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। इस प्रश्न को हम मॉक क्वेश्चन के रूप में दे रहे हैं। इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ इसकी अगली क्लास हम कल करेंगे। आई होप आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। मैं आपके साथ जयसवाल सर आपकी अगली क्लास मैथमेटिक्स पर मिलता हूँ लाइव क्लास के साथ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।